गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए जल्दी से आप लोग, पहले आप बताओ आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? हुँ। गुड इवनिंग। आइए सब लोग आइए जल्दी से। राधे, राधे बेटा, कम ऑन। कुमार, सत्यम। डबल स्लिट। ओके, अभी बताते हैं बेटा। डबल स्लिट तो लाइट वाला था। ओके, क्या डबल स्लिट समझना है? क्या आगे देखते हैं? डबल स्लिट आप लोग देख लो। डबल स्लिट क्या होता है आप देख लो। आ, ठीक है ना? हम आपको दिखा देते हैं एक्चुअली क्या हुआ कि न्यू हाइगेंस साहब ने कहा, 2 मिनट के लिए सुन लो। हाइगेंस साहब ने क्या कहा कि प्रकाश जो होते हैं ना वो वेव के फॉर्म में होते हैं, तरंगों के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? तरंगों के रूप में। लेकिन आगे चल के न्यूटन साहब आए, बोला उन्होंने कहा ना ना, ये जो होते हैं वो कणों के रूप में होते हैं। कणों के रूप में होते हैं। तो 1800 में, 1801 के आसपास, चूंकि 1678 में जो है वो हाइगेंस साहब ने ये बताया था कि प्रकाश जो है वो किसके रूप में होती है। हाँ बिल्कुल वर्षा, बस 2 मिनट रुको तो समझा रहे हैं। अरे क्या बात है वर्षा, मैं रुको रुको रुको, बस जल्दी करेंगे, आज छोटे छोटे सवाल हैं। आज को कोई समझना नहीं, सवाल के साथ समझते चलेंगे। हाँ, वीडियो के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, पहले सुन तो लो क्या है। पहले क्या हुआ आप देखो, पहले देखना तो पड़ेगा ना आपको, समझना पड़ेगा। नहीं ऐसे वीडियो देख करके समझ पाएंगे क्या? बुद्ध में दिखा रहा हूं, नहीं समझ पाएंगे। हम वीडियो के माध्यम से ही समझाएंगे, आप घबराओ। हुआ क्या, ये प्रकाश की पॉइंट है, तो प्रकाश जहां जहां डाउट हुआ करे वो टॉपिक आप पूछ पाएंगे। जैसे लाइट में क्या हुआ कि आप जानते हैं लाइट का ड्यूअल बिहेवियर है। कौन सा है? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर यानी दोहरी प्रकृति। एक वेव है और एक फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल बिहेवियर। यानी कण के रूप में है, कण, और तरंग के रूप में, दोनों व्यवहार करती है। तो इसकी बात 1678 में किया था हाइगेंस साहब ने। हाइगेंस साहब को तो आप जानते हैं, हाइगेंस साहब ने कहा। और इसकी बात किया था 1704 या 5 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, न्यूटन साहब ने कहा कि कण के रूप में होते। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए आते हैं 1801 में, या एग्जैक्ट ऐसे ही टाइम पे, बेटा आप देख लीजिएगा। इसमें आते हैं कौन? आएंगे यंग साहब। यंग, तो यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या बताया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पे इन्होंने बताया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बताया कि वास्तव में प्रकाश जो होती है ना, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया कि प्रकाश जो होते हैं वो कण नहीं होते बल्कि तरंग होते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इन्होंने दिखाया। इन्होंने दिखाया कि व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है। और इसी से ये अपना पूरा का पूरा बताए, कहे कि इंटरफेरेंस तो सिर्फ किस में होता है? व्यतिकरण। व्यतिकरण किस में हो सकता है? सिर्फ वेव में, वेव में हो सकता है, ना कि कणों में हो सकता है। इसलिए इन्होंने ये बात कही। तो इन्होंने क्या बताया, क्या दिखाया? कहा इन्होंने एक पॉइंट लिया, एक स्लिट लिया। कहा कि अगर देखिए, अगर प्रकाश कण के रूप में होता तो हम कण की बौछार करते तो पर्दे पर सिर्फ एक लाइन मिलती, और अगर 2 स्लिट लेते तो 2 में से मारते तो 2 लाइन मिलती।
लेकिन ऐसा नहीं, न जाने कितनी लाइन यहां पर मिल गई। इसलिए ये तो तभी हो सकता है जब तरंग के रूप में हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? आइए हम आपको दिखाते हैं। हम्म, देख लो 2-3 मिनट में। यहां देखो एक वीडियो। व्यतिकरण क्या होता है? इंटरफेरेंस तो बोले, इंटरफेरेंस। अमितेश, इंटरफेरेंस लिखा तो था, ये क्या लिखा है मैंने? इंटरफेरेंस ही तो लिखा है। इंटरफेरेंस तो पढ़ रहे हो? इंटरफेरेंस यहां देखो। ड्यूल नेचर क्या? हाइगेंस साहब ने क्या कहा? कहा कि तरंग के रूप में होता है। वहीं पर न्यूटन साहब आए, उन्होंने कहा ना, ऐसे कणों के रूप में होते हैं, कण के रूप में चलते हैं। आगे इसकी बात के लिए आपको पता है कि 1900 में प्लांक साहब भी आए थे और थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह समझाया। क्या था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? इन्होंने कहा ये देखो, ये डबल स्लिट इन्होंने दो लेके ऐसा ले लिया है, और यहां कहें कि अगर प्रकाश कण के रूप में होता तो सिर्फ दो लाइन आती, सिर्फ दो लाइन आती अगर हम दोनों से मारते तो। ये देखो, देख रहे हो ना, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रकाश डाला जाता है तो ये देखो, दो लाइन नहीं आ रही, बल्कि प्रकाश डाला गया डबल स्लिट से तो इतनी आ गई। ये तो तभी हो सकता है जब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब क्या हो बेटा? जब ये वेव के जैसी हो, क्योंकि ये गुण वेव का है। इंटरफेरेंस क्या होता है? वेव में होता है। और अगर लाइट में भी हो रहा है, इसका मतलब लाइट भी वेव है ना? यस। इसलिए इन्होंने कहा लाइट भी जो होती है ना, वो क्या होती है बेटा? वेव के जैसी होती है। इसीलिए देखो, है तो दो ही स्लिट, लेकिन इतने जगह कैसे रोशनी आ रही भाई? दो जगह रोशनी आनी चाहिए, इतनी जगह जो आ गई, ये हो ना हो कोई। जैसे यहां देखो बेटा, जैसे मैं तरंग उत्पन्न कर रहा हूं, एक तरंग उत्पन्न कर रहा हूं तो एक ऐसे बढ़ती जा रही। लेकिन जब मैं दो तरंगे उत्पन्न करता हूं, एक तरंग कोई दिक्कत नहीं, अब दो तरंग कर रहे हैं, देखो दोनों को। जब दो तरंगे एक दूसरे को अध्यारोपित यानी इंटरफियर करती हैं, इंटरफेरेंस होता है, तो आप देखेंगे कहीं कहीं पर वेव बनता है, कहीं कहीं पर खत्म हो जाता है। आप यहां देखिए, ध्यान से देखिए। अगर इस वेव को देखें तो आप यहां पर नोटिस करें, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां वेव खत्म, यहां वेव है, यहां वेव खत्म, यहां वेव है, यहां वेव खत्म। ये वेव में होता है, ये वेव का, यानी यहां पर उनका वेव ऊंचा हो जाएगा, यहां पर गायब, यहां पर ऊंची, यहां पर गायब, यहां पर ऊंची, यानी यहां पर लाइट, यहां पर डार्क, यहां पर लाइट, यहां पर डार्क, यहां पर लाइट डार्क। ये तो वेव है, ये तो वेव में पाया जाता है। अगर यही वाला पाया जाए किसमें? अगर यही पाया जाता है, मतलब एक बार लाइट एक बार डार्क, एक बार लाइट एक बार डार्क, एक बार लाइट एक बार डार्क, ये देखो यहां पर एकदम खाली है, खाली है, यानी यहां ऐसा लग रहा है जैसे वेव है ही नहीं, और यहां ऊंची हो गई वेव, यहां है ही नहीं। तो ये सब किसका है? वेव का, है ना? हाँ, बस। तो यही है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम, तो ये लाइट बैंड, ये डार्क बैंड, ये फ्रिंचेज बन जाते हैं बेटा, तो यही है ना व्यतिकरण। व्यतिकरण मतलब एक दूसरे को हस्तक्षेप कर दिए, तो कहीं पर गायब हो गई, कहीं पर है, कहीं पर गायब है, कहीं पर है। जैसे ये देखो, सब जगह डबल स्लिट से निकला, तो ये देखिए एक दूसरे को हस्तक्षेप कर दिए ये, तो कहीं कहीं पर इनकी आवृत्ति बढ़ गई, कहीं पर घट गई, कहीं पर बढ़ गई, कहीं पर घट गई। तो ये देख रहे हैं, बस यही समझ में आया? तो यही व्यतिकरण। चलें सवाल पे, सवाल पे चलें, बोलो। ओके, चलो
आज हम लोग ध्वनि और ऊष्मा की बात करेंगे, देखते चलेंगे, होता चलेगा। एक पॉइंट आप पहले थोड़ा सा सुनिएगा। तरंग यानी वेव। वेव जो होती हैं, आपको पता है बेटा, वेव जो होती हैं किसी भी माध्यम में उत्पन्न डिस्टरबेंस, यानी किसी भी मीडियम का जो डिस्टरबेंस होता है वही होता है ना। तो बस किसी भी मीडियम में जो डिस्टरबेंस होता है वही उसका वेव कहलाता है। और वेव के आगे बढ़ने को क्या बोलते हैं? वेव प्रोपोगेशन। ये दो टाइप का होता है। वेव भी दो टाइप का, एक को बोलते हैं हम लोग यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव, और एक को बोलते हैं हम लोग गैर यांत्रिक या नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। मैकेनिकल वेव यानी ऐसे वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? मीडियम चाहिए, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना। यस। तो इसके प्रोपगेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, इसको नहीं चाहिए। जैसे अगर हम देखें, ये भी दो टाइप की, इसके अंतर्गत वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जितनी भी हैं विद्युत चुंबकीय तरंग सब इसी में आएंगे। जैसे लाइट वेव, जैसे गामा, एक्सरे, है ना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, दिश किरणें, सब माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब उसमें आएंगे। इसमें ये दो टाइप के होंगे, एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ और एक को बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ यानी इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे में यानी जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स ना अपने मूविंग डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो क्या करते हैं, ये देखिए ऐसे जा इधर रही है, लेकिन इसके पार्टिकल अप डाउन ऐसे कर रहे हैं, आगे पीछे नहीं बल्कि अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें आगे पीछे करते हैं, जैसे यहां पर ये देखिए, इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे ही करेगा ऐसे अपनी जगह, आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये आगे जा रहा है ना, ये सिर्फ यहीं पर ऊपर नीचे करेगा। अगला पार्टिकल अपनी जगह, अगला पार्टिकल, हर जगह पर अपना, हर पार्टिकल अपनी जगह पर करें। वेव में याद रखना बेटा, वेव का मेन काम होता है एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। वो कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट जो मीडियम पार्टिकल है ना, वो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता है, अप डाउन या लेफ्ट राइट, अप डाउन या लेफ्ट राइट। ओके ना। और इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स, जैसे ये मान लीजिए, ये पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स, ये वास्तव में क्या करते हैं, आगे पीछे ऐसे 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 वाइब्रेशन करते हैं, ऐसे ये ऐसे करता है ना। यानी जैसे स्प्रिंग में आप देखेंगे एकदम ये कंडेंसेशन हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन हो गया, फिर कंडेंसेशन हो गया, फिर रेयर फ्रैक्शन। ठीक है ना। ये देखिए, ये पास फिर ये दूर, ये पास फिर ये दूर, तो इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। आगे पीछे करके जो वाइब्रेट करता है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। जो अप राइट और लेफ्ट राइट होता है, अप, है ना, बात क्लियर ना। तो ये हम आपको दिखाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्ध्य। पहले एग्जांपल देख ले। इसमें क्या होता है ना कि श्रृंग और गर्त होता है, श्रृंग और गर्त यानी क्रेस्ट और टफ। इस वाले को हम बोलते हैं क्रेस्ट और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ, यानी इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग और इसको बोलते हैं बेटा गर्त। श्रृंग गर्त के रूप में आता, और इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन
और ये होता है रेयरफैक्शन, यानी संपीडन और विरलन। संपीडन विरलन के रूप में वो आगे बढ़ता है। और ये जैसे अब यहां पर एग्जांपल देखें, जैसे रोप में, रस्सी में, रोप वेव, वाटर वेव यानी जल तरंग, जो एस सीस्मिक वेव है, भूकंपी तरंग, वेव इस टाइप की है बेटा ये। और यहां पर जैसे साउंड वेव, साउंड वेव है ना, स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव और पी वेव, पी सीस्मिक वेव यानी भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंग है ना, तो ये इस रूप में ये चलती है। तो इतना पॉइंट आप समझ गए हैं। 1 मिनट के लिए हम आपको दिखा देते हैं, तो आपके पास आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और आप क्या समझना चाहते हैं। 1 मिनट में आप सीख जाएंगे कि ये क्या है बेटा। लो 82 पे आकर रुक गया। हालांकि वाटर वाली मिक्स्ड होती है, लेकिन आपके लेवल में वो माना जाएगा सब। देखो एक पॉइंट और समझना, जैसे आप अगर नोटिस करें तो जैसे सांप चलता है, सांप कैसे चलता है, आगे आगे बढ़ता है। ये देखो ये सांप है मान लो, तो सांप जो चलता है वो ऐसे करके चलता है। तो सांप जब चल रहा है तो ये समझ लेना ये लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स। और जब केचुआ या जोंक चलता है, जोंक, जोंक जानते हो, लीच, लीच कैसे चलता है, ऐसे चलता है, फिर आगे ये ऐसे फैलता है, फिर ऐसे सिकुड़ता है, फिर आगे फैलता है, फिर ऐसे सिकुड़ता है, फिर आगे चलता है। तो लीच या जोंक की तरह, जोंक की तरह चलती है कौन सी, अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ कैसे चलती, सांप की तरह चलती है, ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ये समझिएगा आप, थोड़ा ऐसे ही समझने के लिए आपको याद रहेगा। तो हम सब देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। वाटर वेव वास्तव में क्या है ना, वाटर वेव मिक्स्ड वेव होती है। जैसे देखो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो ये जब स्पीकर चलता है तो वायु में जो माध्यम के कण होते हैं वो देखिए आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, यहां पर दूर दूर है। इसको रेयरफैक्शन, इसको बोलेंगे कंप्रेशन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। आप देखिए यहां पर क्या, रेयरफैक्शन यानी बिरलन संपीडन, बिरलन संपीडन। तो ऐसे ही एनर्जी आगे बढ़ती है, लेकिन ये कण अपनी जगह पर ही रहते हैं, कण कभी इधर उधर नहीं होते, पार्टिकल्स। ये देखो, देख रहे हो ना, ये लाल वाले को आप नोटिस करो कि आगे पीछे ये कर रहा है बस, बाकी एनर्जी तो आगे जा रही है लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे हैं। बात क्लियर। तो ये होता है जब आगे पीछे करें तो ये ट्रांसवर्स का मतलब ऊपर नीचे बाएं दाएं ऐसे चलें, तब उसको हम क्या बोलते हैं ये। हां देखो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर है। जैसे आप रस्सी में लहर उत्पन्न करते हैं तो क्या रस्सी आगे चली जाती, क्या रस्सी तो वहीं बंधी रहेगी, देख रहे हैं ना, ये इस टाइप की। ऐसे ये वाटर में भी होती है। मिक्स वेव आपको नहीं देखना है, हम आपको दिखाते हैं पी वेव। और ये देखो बेटा, ये पी वेव और एस वेव की बात करें अगर हम, यहां देखिए ये वाली पी, ये सेकेंडरी वेव है, भूकंप की सेकेंडरी वेव। देख रहे हो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है या ऊपर नीचे, तो ये ट्रांसवर्स है। और ये देखिए आगे पीछे कर रहा है, ये पी वेव है, प्राइमरी वेव, प्राइमरी भूकंपी तरंग। और ये सेकेंडरी भूकंपी तरंग, ये तो सरफेस वाली है। तो आप देखिए ऐसे जब चलती हैं तो इसी की ये बोलते हैं। बात क्लियर, समझ गए कि नहीं समझे, बस इतना ही इसमें है। ओके, बाकी क्वेश्चन में जो आता जाएगा उसको हम लोग समझते जाएंगे। चलें आगे, अब आज थोड़ा जल्दी करेंगे। पार्टिकल का मोशन नहीं होता, सिर्फ वाइब्रेशन होता है। ओके, बात क्लियर हुई।
आगे बढ़े। ओके गुड बेटा। ओके ओके चलिए, जहां जहां पर आपको डाउट होगा वो हम पूछेंगे, वहां हम बताएंगे। आज ज्यादा इधर उधर बोलिएगा नहीं, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी नासाज सी लग रही है मुझे, और ज्यादा बोलेंगे तो फिर हाँ। हाँ ओशन करंट आप बोल सकते हो बेटा। बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, आप देखो तो सही। मैंने तो YouTube पे वन शॉट डाला है, वन शॉट में काफी आपको हेल्प मिलेगा। पी वेव से ज्यादा खतरा नहीं होता, सबसे ज्यादा खतरा एल वेव से होता है। यांत्रिक तरंग देखो कौन सी है, ये मैंने बताया कि, अरे कौन सी है बोलो। मैंने आपको बताया कि साउंड वेव। ये तो सारे गैर यांत्रिक तरंगे हैं, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम। इसके संचरण के लिए क्या चाहिए बेटा, माध्यम चाहिए। ध्वनि वायु या जल जैसे माध्यम में आवश्यकता होती है। ध्वनि को आगे बढ़ेगी, वायु में चलेगी। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, जबकि और सब चलते हैं। ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती? हाँ 332 मीटर पर सेकंड। ओके ओके भैया, लो लो लो, ओहो आई एम रियली सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हुआ। मैं वैसे भी रह जाता हूं, एक साइड ही रहता हूं, लेकिन हो गया, गलतियां माफ हो जानी चाहिए। ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती? लोहे में, है ना। क्योंकि ध्वनि की गति ना बेटा किस पर डिपेंड करती है? हाँ, घनत्व के अपोजिट होती, घनत्व के अपोजिट होती है, और इलास्टिसिटी के सीधे होती है। तो ये देखो, सबसे ज्यादा सॉलिड में है बेटा, सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। ध्वनि की गति माध्यम की सघनता और लोच पर निर्भर करती है, इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। आप जानते हैं साउंड की वेव जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, घनत्व। सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। गुड। ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती? साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। वैक्यूम शून्य मतलब यहां पर बेटा निर्वात। वैक्यूम में नहीं कर सकते। ध्वनि एवं यांत्रिक तरंगे हैं, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स मीडियम। शून्य में यानी निर्वात में ये कतई नहीं चल सकती, निर्वात में। यही तो कारण है कि हम चंद्रमा पर यानी मून के सरफेस पे या एयर में, स्पेस में हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी अभी सरल सरल है, आगे है, ये मिक्स है। हाँ, सम फैक्चुअल एंड सम कंसेप्चुअल। सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल। हर्ट्स, हर्ट्स होती है, आप जानते हैं। यहां देखिए, आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन की संख्या, यानी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड मेजर इन हर्ट्स। आवृत्ति पर सेकंड कंपन की संख्या होती है, इसे हर्ट्स में मापा जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट, मैक संख्या क्या है? मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड टू द स्पीड ऑफ लाइट। वस्तु की गति का प्रकाश की गति से अनुपात, वस्तु की गति का ध्वनि की गति से अनुपात,
यानी साउंड स्पीड टू ऑब्जेक्ट, यानी ये कह रहे हैं मैक नंबर इज इक्वल टू, है ना, ऑब्जेक्ट स्पीड बाय साउंड स्पीड, द स्पीड ऑफ साउंड. Which one? Speed of sound in same medium. In same medium. यानी अगर कोई प्लेन उड़ रही है तो उसकी आवाज है ना, कोई प्लेन उड़ रही है, मान लीजिए अगर प्लेन हमने कहा कि 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रही है एयर में, और एयर में साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकंड, सो मिला 1 मैक, इसी को बोलते हैं 1 मैक से उड़ती. और यहां पर आप देखिए बेटा, तो मैक अगर 1 मैक से, अगर मान लीजिए कोई स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, अगर मैक संख्या, मैक नंबर अगर 1 से कम है तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये सब सोनिक है, सब सोनिक फाइटर जेट है. और अगर 1 से बड़ी हो मैक नंबर और 5 से छोटा हो तो इसको बोलेंगे सुपरसोनिक. क्या बोलेंगे हम लोग? सुपरसोनिक. और अगर 5 से बड़ा हो मैक नंबर तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइपरसोनिक. मिसाइल, फाइटर जेट की स्पीड बताने के लिए करते हैं. इन सब का यूज कहां पर करते हैं बेटा हम लोग, है ना? हाँ, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ठीक है. नेक्स्ट, विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? मतलब जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना, जिसको चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. साउंड, बाकी तो ये सारे हैं. मगर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें बेटा, तरंग तो सन से जितनी आती हैं सारी होंगी. गामा रेज होगी, एक्स रेज होगी, यूवी रे होगी, यूवी रे अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें, विजिबल रे होगी प्रकाश दिष्ट किरणें, जिसको क्या बोलते, दृश्य किरणें, विजिबल रे, इंफ्रारेड और रक्त किरणें, माइक्रोवेव, और लास्ट क्या होगी, लास्ट वाली रेडियो वेव. ये सारी किरणें कैसी बेटा? सातों. हां, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, ये सब
मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति कितनी होती, मतलब मानव की कहां से कहां तक सुन सकता है? 0 20 हर्ट्ज, 0 कहां से कहां तक? बिल्कुल है ना, 20 से 20 हर्ट्ज। मतलब जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं, जैसे साउंड वेव को क्या है, 3 पार्ट में बांटा गया साउंड को। साउंड है ना, फ्रीक्वेंसी के आधार पे एक तो होती है, इसको बोलते हैं बेटा हम इंफ्रासोनिक, एक को बोलते हैं सोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब क्या हुआ, अपश्रव्य, जिसे सुन नहीं सकते, सोनिक। और एक होता है अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य, और ये श्रव्य है। अपश्रव्य तरंगे हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर जैसे हाथी, गैंडा, ब्लू व्हेल, ये सब इसको सुन सकती है। हाथी, गैंडा, ये सब ना इसको सुन सकती है बेटा। और जैसे सुनामी, भूकंप, जब ये सब आते हैं तब ये तरंगे उत्पन्न होती, और ये सब हम लोग सुनते हैं, ये हम सुनाई दे सकता है, सुनने योग्य। इसको हम तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जंतु सुन सकते हैं इसको, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चूहा, डॉल्फिन, ये सब क्या हो सकते हैं बेटा, ये सुन सकते हैं। ये सारे के सारे सुनते हैं। इसका ढेर जगह पर हम लोग यूज करते हैं। आपने देखा कि चिकित्सा में हम लोग इसका बहुत यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, और किडनी स्टोन को पिघलाने में करते हैं कि नहीं, इसका बहुत यूज करते हैं। अब वाटर के प्यूरिफिकेशन में तो इसका बहुत उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड। चलिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये, हाँ, ये 20 हर्ट्ज से कम वाली जो होती है, 20 हर्ट्ज से जो कम होती है ना, वो इंफ्रासोनिक है। और जो 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, वो ये है। और जो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है, वो ये है। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक कर पाता, और नहीं कर सकता। हाँ, सोनार में भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। सोनार टेक्निक में हम लोग यूज कर इसका, यहां पर लिखता हूं ना मैं, जो अल्ट्रासाउंड का है, इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्ट्रासाउंड कहां यूज होता है। अल्ट्रासाउंड का जो यूज है, आपने देखा कि मेडिकल में, मेडिकल में मेडिकल में आपने देखा कि अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोट्रिप्सी, जिसमें किडनी किडनी स्टोन का, जो किडनी स्टोन बिना गुर्दे के पथरी का ऑपरेशन के जो हो जाता है, उसका निकालने के लिए करते हैं। सोनार में हम लोग करते हैं, सोनार टेक्नोलॉजी, वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हैं, बहुत जगह यूज किया जाता है इसको। हाँ, चिमनी को क्लीनिंग करने के लिए बहुत ढेर सारा यूज होता है।
हाँ, कार्डियोग्राफी नहीं, आप क्या बोलते हैं उसको, इको जो होता है, इको, इको ऑफ हार्ट। 20 डिग्री पर वायु में ध्वनि की अनुगमन क्या होती है? इतना नेट खत्म हो गया होगा आपका। स्टैंडर्ड स्पीड इतनी है बेटा। शॉक वेव कब उत्पन्न होती है? शॉक वेव, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्रघाती तरंगे। बी, जब ध्वनि की गति से तेज करता है ना, तो हम एक बड़ी खतरनाक तरंगे उत्पन्न होती है, साउंड वेव। ये कॉनिकल वेव होती हैं, आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए ये कोई विमान उड़ रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो, ये सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक अगर कोई होता है तो इससे होता है। इसमें क्या होती है, अपने पीछे ना एक कॉनिकल शेप ये छोड़ती है बेटा, ऐसे। इन्हीं को हम लोग जो क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं शॉक वेव। इतनी ऊर्जावान होती है, अगर खिड़की के शीशे से लग जाती है वो फोड़ देती हैं, छत तोड़ सकती हैं, इतनी खतरनाक होती है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉक वेव। किसमें होती है, जो बहुत स्पीड से चलता है, गति से तेज चलता है, सुपरसोनिक। एक मैक से जो ज्यादा स्पीड से चलता है उसमें। चलो कोई नहीं, करते हैं धीरे धीरे। अल्ट्रासाउंड का उपयोग बताओ बेटा। है ना, अभी तो बताया था मैंने इसी के लिए। ये देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव आर यूज टू इमेजिन ऑर्गन। इसमें करते हैं ना अल्ट्रासाउंड वगैरह में, रिवर्बरेशन। ये प्रतिध्वनि नहीं बोलते वैसा, इसको अनुरणन बोलते हैं, अनुरणन।
इसको क्या बोलते हैं? अनुरणन। 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 या इसी को बोलते हैं गूंज। ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड काज प्रोलॉन्गेशन, है ना। ध्वनि के कई परावर्तन से ध्वनि लंबे समय तक जो बनी रहती है। आप कभी कभी खाली कमरे में जाते हैं तो आप सुनते होंगे। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड साइड की आवृत्ति कितनी होती है? बारह का सी बेस्ट, है ना। अभी तो हमने बताया आपको। रडार किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है? रडार किसका यूज करते हैं? उस गड़बड़ लग रहा है मुझे यार तबीयत। बिल्कुल माइक्रोवेव का, है ना। माइक्रोवेव। हला रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। रडार में रेडियो वेव, भाई माइक्रोवेव भी तो रेडियो वेव ही है। छोटी वाली वेव को माइक्रोवेव बोलते हैं, बड़ी वाली को लॉन्ग रेडियो वेव बोलते हैं। हाँ चलो हम लोग ना थोड़ा जल्दी करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जल्दी देखो, ध्वनि के संबंध में। अब आप पढ़ो, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा बेटा, आप पढ़ो इसको। पढ़ करके करो, मैं बोलूंगा नहीं।
ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, ये और ये तो है नहीं, फर्स्ट है ना। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द अबव, यानी सब सारा का सारा यूज तो यही होता है। वन एंड टू इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव, यस, ये और ये नहीं, यानी फर्स्ट इज करेक्ट। यांत्रिक तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वेव्स। हाँ बेटा, अब जल्दी हो जाता है। ये दोनों सही है, एंड फर्स्ट इज करेक्ट, ये गलत। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग पर विचार करें। एक और दो, गामा का स्टेलाइजेशन में नहीं किया जाता, अल्ट्रावायलेट का किया जाता है। ऑल थ्री, गामा का तो हम लोग स्टेलाइजेशन में करते हैं, गामा का हम लोग उपयोग करते हैं बेटा ज्यादातर ना कैंसर के लिए। स्टेलाइजेशन में तो हम गामा का नहीं करते, गामा का हम स्टेलाइजेशन में तो नहीं करते, रोगाणुनाशन में कर भी सकते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट का करते हैं, अल्ट्रावायलेट का। बी इज करेक्ट, नॉट सी। इसने तो सब दे दिया, चलो ठीक। गामा का काम होता है ना, गामा जो काम करती है वो कैंसर में यूज किया जाता है। डी सही होगा क्या? हाँ, कैंसर में होता है। अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करते हैं स्टरलाइजेशन में, फेक करेंसी का पता लगाने। अब भाई जब ये ट्यूमर को मार सकती है तो उस हिसाब से ये रखा गया होगा, मान लेते भाई इन्हीं की बात। नेक्स्ट, हाँ
हाँ कामा का करते होंगे फिर, तभी तो दिया है। ओके कोई नहीं। सोनिक बूम और ये दोनों होगा डॉपलर इफेक्ट में, फर्स्ट एंड सेकंड। डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन, नॉट ब्रेकिंग। इन्हीं दोनों का होता, फ्रीक्वेंसी का कहां होता, फ्रीक्वेंसी से थोड़ी मतलब है। पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर द वेव। बोलो भाई। सब में चल सकते नहीं, फर्स्ट इज करेक्ट। वैक्यूम में कौन कौन चल सकता है? लाइट चलती, गामा ये नहीं चल सकती। Which of the following in non-mechanical wave? बोलिए। आ, ए बेटा क्लास बंद करो, हिम्मत नहीं पड़ रही, हालत खराब होती जा रही।